गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 9th ऑफ अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। चलिए कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो द कोटेशन इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अब यूपीएससी के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा कि दैट यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देंगे और वहां पे आपका खुद का जो बिलीफ होगा अपने अंदर वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। तो होगा क्या, बेसिकली हो सकता है कि आप कोचिंग में जाते हैं, वहां पे आप कंपेयर करने लगे अपने आप को दूसरे से कि जो सामने वाला इंडिविजुअल है वो तो आईआईटी से है, आईएम से है और आप एक नॉर्मल कॉलेज से हैं, तो आपका कैसे होगा, उसका तो हो जाएगा। इस फादर इज एन आईएएस की सामने वाला जो है उसके जो फादर हैं उसके फादर के फादर भी आईएएस थे, तो डेफिनेटली उनको तो शुरू से ही उस तरीके का एनवायरमेंट मिला, तो उसके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरा तो पता नहीं कैसे होगा। उसके पास सामने वाले के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। सामने वाला जो है वो तो स्कूल टाइम से प्रिपेयर कर रहा है और मुझे तो अभी एक साल पहले ही पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में। सामने वाले को नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और सामने वाला हर क्वेश्चन का आंसर भी करता है क्लास के अंदर जो पूछा जाता है। देखिए ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बिलीफ है खुद के अंदर वो कम होने लगेगा और वही चीज़ आपको नहीं होने देनी है। देखिए एग्जाम कुछ इस तरीके का है, कई बार ऐसा होता है कि पीपल जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी सिविल सर्वेंट होते हैं, वो भी तैयारी कर रहे होते हैं, काफ़ी नॉलेज होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कि जिन लोगों से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इसका तो हो ही जाएगा, उनका नहीं होता है। एट द सेम टाइम ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें लगता है कि यार जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता है उनका भी एग्जाम हो जाता है और कई बार उनका बहुत अच्छा रैंक भी आ जाता है। रीजन इज बिलीफ। बाहर से तो हमें लगता है कि सामने वाला इंडिविजुअल जो एक मॉडरेट कॉलेज से आ रहा है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, नॉलेज भी ठीक ठाक है, कुछ इतनी एक्सेप्शनल नहीं है, बट क्योंकि हमें बाहर से ये चीज़ नहीं दिखती कि उसका अपने अंदर बिलीव कितना है इस प्रिपरेशन को लेकर, हम ये चीज़ को मेजर नहीं कर पाते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आने वाला है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है टू एन एक्सटेंट मैटर कर सकती है कि आप किस कॉलेज से आते हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, फैमिली के अंदर कोई आईएएस है कि नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाइडेंस आपको दे सकता है, आपकी नॉलेज कितनी है, डेफिनेटली कुछ एक्सटेंट तक ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट सबसे ज़्यादा चीज़ जो इसके अंदर इस एग्जाम के अंदर मैटर करती है वो है कि बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपके अंदर बिलीव ही नहीं है तो आपकी जो डिफीट है वो तो वहीं हो जाएगी। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपका अपने अंदर खुद के अंदर विश्वास है कि नहीं ये एग्जाम मुझे करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कोई आईएएस की फैमिली से नहीं आता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, आज के दिन में मेरे पास नॉलेज भी लिमिटेड है, बट मैं धीरे धीरे उसे एक्वायर कर लूंगा। एट द सेम टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में या कोचिंग में ऐसे पूछे जाते हैं जिसका मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ। नेवरदलेस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज जो क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं कर पाता हूँ आई गूगल इट, बुक्स में देखूंगा मैं उसके क्या आंसर है एंड देन आई विल नो। और यहाँ पे हो सकता है मेरे को स्कूल टाइम में नहीं पता था कि इस तरीके का कोई एग्जाम होता भी है, या पता होने के बावजूद भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बट नाउ आई नो, अब मुझे पता है एंड आई एम गोइंग टू मेक इट। तो यहाँ पे जो बिलीफ होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप देखेंगे अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग फेल हो जाएंगे जिनको हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, और ऐसे ऐसे लोग एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे और एक अच्छा रैंक भी उनको आ जाएगा जो अगेन हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पे जो चीज फेलियर्स और जो सक्सेसफुल होते हैं उनको सेपरेट करती है, दैट इज द बिलीफ इन वन सेल्फ। तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को आपको एक्वायर करना है। चलिए अपने नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो रिसेंटली 2 नए मेंबर्स ने, संतोष देवी एंड मांडवी सहाय ने हमें ज्वाइन किया है। टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, स्वनिधि स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, यूपीएससी के बारे में भी एक क्वेश्चन है, केवी कामत कमेटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में देखेंगे, फर्स्ट किसान रेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, देन ट्राइफेड के बारे में डिस्कस करके रिविजन करेंगे। मार्किंग स्कीम हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी, अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है, 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 6 अगर आप स्कोर करते हैं तो वो आपका सेफ जोन है। 6 से कम स्कोर अगर आप करते हैं तो इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है। और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन में से भी काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बन सकते हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ आरबीआई। आरबीआई भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर आया है, इसको लेकर एक आर्टिकल जो था वो न्यूज़पेपर में था लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहली कहती है स्पेशल विंडो प्रोवाइडिंग वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग टू कंपनीज ओनली। एक स्पेशल विंडो जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है जिसमें वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो कंपनीज को प्रोवाइड करी जाएगी।
हो सकता है। इट विल प्रोवाइड रिलीफ स्पेसिफिकली टू दोज इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। स्पेशली इसमें जो रिलीफ दी जा रही है वो उन कंपनीज को दी जा रही है जिनको कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से नुकसान पहुंचा है, हो सकता है। थर्ड, बैंक्स विल बी एबल टू चेक द राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके थ्रू जो बैंक्स हैं उनके जो इंक्रीज्ड एनपीए हैं उनको कहीं ना कहीं चेक किया जा सकेगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली हुआ क्या अभी, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के दौरान जो आरबीआई था उसने ग्रीन सिग्नल दिया लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को, जो कि स्ट्रेस्ड बोरोवर्स हैं। ऐसे बोरोवर्स जिनको कोविड-19 की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और अब अपने लोन को रीपे करने के लिए वो असमर्थ हो गए हैं। तो यहाँ पे वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी है, जो विंडो है, वो प्रोवाइड करी जा रही है कंपनीज को एज वेल एज इंडिविजुअल्स को। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, जहां पर भी ओनली वर्ड आ जाता है ना, वहां आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, क्योंकि ओनली वर्ड ऐड ही इसलिए किया जाता है ताकि उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाया जाए। 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा, कई बार होगा ऐसा कि ओनली वर्ड लगाना जरूरी होगा, मतलब कुछ चीज़ जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ही करी जाएगी तो ओनली लगेगा वहां पर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज के अंदर ऐसा देखा गया है कि ओनली शब्द का यूज़ जहां पे किया जाता है एग्जाम के अंदर, वो स्टेटमेंट गलत होती है, क्योंकि इसमें कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स थे। अब इंडिविजुअल्स को निकाल दिया गया ऑप्शन बनाने के लिए और ओनली वर्ड ऐड कर दिया गया। तो ओनली, ऑल, ऐसे जो एक्सट्रीम जो वर्ड्स होते हैं उनको लेकर आप बिल्कुल ध्यान से रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। क्या यहाँ पे कोविड-19 की रिलीफ देने के लिए ये चीज करी गई थी? तो यस, यहाँ पे कंपनीज और इंडिविजुअल्स को कोविड-19 की वजह से जो परेशानी हुई है उनको वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी है वो दी जा रही है, ताकि वो अपने लोन्स को आगे आने वाले टाइम में पे कर पाए। क्या इससे बैंक्स जो हैं उनके एनपीए जो है उनको भी चेक किया जा सकेगा? यस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बैंक के जो एनपीएस हैं जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थे, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, वो फर्दर राइज हो गए हैं। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। अगर हम वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग लेकर आते तो जो एनपीएस है उनको भी चेक करने में हेल्प मिलेगी, रिड्यूस करने में या फिर उसको कर्टेल करने में हेल्प मिलेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दी गई है ये उन्हीं इंडिविजुअल्स और कंपनीज को दी गई है जहां पर डिफॉल्ट 30 डेज से ज्यादा का नहीं है। तो अप टू 30 डेज का अगर डिफॉल्ट है तो वहां पर ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर मोर देन 30 डेज का डिफॉल्ट है तो वहां पर ये वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो एक बेनिफिट कह सकते हैं वो नहीं दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेकर है। अभी हमने एक न्यूज भी डिस्कस करी थी जिसमें हमने जो नए सीएजी थे उनके बारे में आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था बिकॉज न्यू सीएजी इज अपॉइंटेड, इसी वजह से जो पॉलिटिकल साइंस का सीएजी वाला चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक में, उसे अच्छे से पढ़िएगा, उसी के कंसर्निंग यहाँ पे क्वेश्चन बनाया। सीएजी को लेकर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सीएजी इज रेकमेंडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी को कौन रेकमेंड करता है? राष्ट्रपति करते हैं, हो सकता है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सीएजी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। तो सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनकी जो अपॉइंटमेंट करनी होती है और रिमूवल करना होता है, उसमें हम आर्टिकल 142 को यूज करते हैं, हो सकता है। ही और शी होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स और द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर्स टर्म विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उनके टेन्योर की वो दे रखी है कि 65 ईयर्स या फिर 6 साल, दोनों में से जो भी जल्दी होता है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर पहली स्टेटमेंट देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज सीएजी इज नॉट रेकमेंडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रादर सीएजी इज रेकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ध्यान से, तो इस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो घुमा सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि रेकमेंडेशन करने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है, अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। आर्टिकल 142 को यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए। नाउ दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आर्टिकल 148 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें सीएजी को अपॉइंट करना है या रिमूव करना है। अगर टेन्योर की बात करें तो 65 ईयर्स का जो टेन्योर होता है अप टू 65 ईयर्स या फिर 6 साल, विच एवर इज अर्लियर। ये जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। और रिसेंटली जिनको सीएजी बनाया गया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसके अलावा जो यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है वो है कि सीएजी को हम सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, SAI, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन।
टेन्योर मैंने आपको बता दिया, कौन अपॉइंट करता है वो भी बता दिया, और आर्टिकल 148 जो है वो भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र को कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को हमने क्या न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया, बेंगलुरु में, कोलकाता, गुरुग्राम। सोचिए क्या आंसर होगा, इन चारों में से फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे 8 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है स्वच्छता, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, और एक तरीके का पूरा इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पर। इसके अंतर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर कैसे हमने लार्ज, अब क्योंकि आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने सबसे ज्यादा क्या किया, हमारा जो फोकस रहा है सबसे ज्यादा वो बिहेवियर चेंज पे रहा है, कि लोगों का जो बिहेवियर है उसको कैसे चेंज किया जा सके स्वच्छता की ओर। इसको, इस पूरी जर्नी को हमने कैसे सक्सेसफुली अचीव किया, इसके कंसर्निंग इंफॉर्मेशन देना, इसके कंसर्निंग अवेयरनेस फैलाना, एजुकेशन देना लोगों को, ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो कि अभी रिसेंटली 2 ऐसे केंद्र लॉन्च करे गए हैं, गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति, राजघाट न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर ये इंटरैक्टिव सेंटर जो स्टार्ट किया गया जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। पर्पस भी मैंने आपको बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कंसर्निंग स्वच्छ भारत मिशन को ये स्टार्ट किया गया। ये देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेके है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक डेडिकेटेड, जिसको नेशन को डेडिकेट किया गया सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि 2300 किलोमीटर की है, और पूछा गया कि ये किन 2 रीजन्स को कनेक्ट करती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है एक पर्टिकुलर रीजन को दूसरे से कनेक्ट करती है, देश को समर्पित करी गई है, लेकिन किन 2 रीजन्स को ये कनेक्ट करती है ये पूछा गया है। कि ये केरला और लक्षद्वीप को कनेक्ट करती है, चेन्नई पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई मिनिकॉय, चेन्नई निकोबार। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो हमारा आंसर है चेन्नई पोर्ट ब्लेयर, बी इज द करेक्ट आंसर। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है इसका एक जाल बिछाया गया है, ताकि स्पीडी इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। कहां पर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। सबमरीन केबल जो है वो पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगी, पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप, हैवलॉक जिसको कहते हैं, लिटिल अंडमान भी कनेक्ट किया जाएगा, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड रनगढ़। इस पर्टिकुलर केबल का जो फाउंडेशन स्टोन था वो 2018 में ही रख दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने इसे रखा था कि इसको हम आगे आने वाले टाइम में कंप्लीट करेंगे। फास्टर और मोर रिलायबल जो मोबाइल लैंडलाइन जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। बैंडविड्थ की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और आपको पता है हमारे पास एक USOF है, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास आता है उसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर केबल को बिछाया जाएगा। BSNL जो है पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी इस पूरे के पूरे कनेक्शन को लेकर, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्वनिधि स्कीम को लेकर है। पूछा गया स्वनिधि स्कीम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, द मॉड्यूल इज डिजाइन्ड to give access to street vendors who do not have identity card and certification of vending। तो ये जो पर्टिकुलर स्वनिधि स्कीम है ये मॉड्यूल इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट में अपनी रेडी लगाते हैं, वेंडर्स होते हैं जो अपने सामान को बेचते हैं, राइट फ्रॉम फ्रूट्स बेचने वालों से लेकर आपके जो फास्ट फूड होते हैं वो बेचने वालों तक, उनको एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना वेंडिंग के लिए हो सकता है। एलिजिबल वेंडर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडी। तो ये जो इसमें एलिजिबल वेंडर्स होंगे वो अर्बन लोकल बॉडी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले पाएंगे, और उसके बाद ऑन द रिसीट ऑफ द सेम दे कैन अप्लाई फॉर अ लोन। उसके बाद वो एक लोन को भी अप्लाई कर पाएंगे पीएम स्वनिधि के अंतर्गत, हो सकता है। द वेंडर्स प्रोसेसिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शेल बी इशूड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और ID कार्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो वेंडर जो यहाँ पे प्रोसेस करेगा किसको, जिसके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएगा, जिसको वो प्रोसेस कर रहा है, उसको यहाँ पे ID कार्ड या फिर इशू सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो होगा वो विद इन 30 डेज में देना होगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टार्ट करी गई है। इसके अंदर जो फोकस किया जा रहा है वो ये है कि उनको एक आई कार्ड दिया जाएगा या फिर वेंडिंग का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, अभी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी, और दूसरी जो आपकी एजेंसीज होती हैं उसके द्वारा भी, और जो एक आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी होती है उसको हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। इसके अलावा अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको लोन की फैसिलिटी जो है वो भी रखी गई है।
एक बार उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है तो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी से देन उनको पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लोन जो है उसकी फैसिलिटी भी दे दी जाएगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। और यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो अगर वो पोजेस करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या फिर आई कार्ड जो है विद इन 30 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो स्वनिधि योजना के बारे में देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च करी है जून 1, 2020 को, ताकि अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो प्रोवाइड करी जा सके, ताकि जो रेडियो वाले हैं या दूसरे जो वेंडर्स होते हैं वो जैसे चाय कोई बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो उनको किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी जा सके ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो ये पूरा पीएम स्वनिधि योजना जो है उसका पर्पस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी बात करता है यूपीएससी के बारे में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूपीएससी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कहता है द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं यूपीएससी के, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, हो सकता है। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो जो यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो अपने ऑफिस को 5 साल तक होल्ड करते हैं, या फिर 65 साल की जो एज होती है, दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए, हो सकता है। As per Article 319, a person who holds office as a chairman shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for reappointment। तो आर्टिकल 319 कहता है कि जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, जब उनकी टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो इनएलिजिबल होते हैं किसी भी तरीके की रीअपॉइंटमेंट के लिए टू दैट ऑफिस, अपने ऑफिस के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, न्यूज इसलिए बनाई गई क्योंकि अभी रिसेंटली मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी जो हैं, जो कि अभी तक मेंबर थे यूपीएससी के, उनको ओथ दिलवाई गई है सीक्रेसी की एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की ओथ उनको दिलवाई गई है, तो एज अ मेंबर थे पहले और अभी वो चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ थी और हमने यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं और जो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं उनके कंसर्निंग हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी। तो क्या उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं? यस। तो चेयरमैन हो या मेंबर हो यूपीएससी के, प्रेसिडेंट जो होते हैं दोनों को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे एज की बात करें तो इट इज जस्ट लाइक सीएजी जो हमने देखा था, 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर, ध्यान रखिएगा। सो इट इज नॉट 5 years, इट इज 6 years एंड 65 years। एज पर आर्टिकल 319 अगर यहाँ पे जो चेयरमैन है जो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, क्या वो इनएलिजिबल हो जाते हैं जब एक्सपायरेशन हो जाता है, उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए? तो यस, जब उनका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दे आर इनएलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये ओथ सीक्रेसी की जो ले रहे हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मिस्टर जोशी के बारे में बात करें तो ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ नीपा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एज अ मेंबर भी यहाँ पे ज्वाइन किया था 2015 में यूपीएससी को। प्रायर टू ज्वाइनिंग द कमीशन ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। उनसे पहले चेयरमैन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के वो रह चुके हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। केवी कामत कमेटी के बारे में पूछा गया है कि अभी रिसेंटली इसे फॉर्म किया गया केवी कामत कमेटी को। तो क्या ये बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए हमने लिया है, डिफेंस एक्विजिशन के लिए कमेटी बनाई है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए, या फिर स्ट्रेस्ड लोन के लिए? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। केवी कामत कमेटी जो है वो स्ट्रेस्ड लोन के ऊपर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन को लेके अभी हमने पहले ही राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और उसको डिस्कस किया था। और स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो था वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल जो था वो आया हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण खास तौर पे पूछा गया कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगा। इस तरीके की चीज़ें ही यूपीएससी ढूंढता है और पूछता है ताकि यहाँ पे कॉमन सेंस का नॉलेज काम ना कर पाए। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, बहुत से लोगों को लग सकता है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती होगी, कुछ लोगों को लग सकता है कि इवन पंचायती राज इंप्लीमेंट करती होगी, बट आयरॉनिकली इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है रिसेंटली इसने अपने टारगेट्स को अचीव किया है, अर्बन इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का जो इसका टारगेट था। साथ में ही स्वच्छ भारत मिशन हम ग्रामीण को भी डिस्कस करते हैं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रूरल एरियाज के अंदर इंप्लीमेंट करती है। तो ये जो डिफरेंस है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको लॉन्च करती है, किसको इंप्लीमेंट करती है, वो ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट अवे आंसर है, जैसे आपको पता है, नाम से पता चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर करती होगी, तो इस तरीके की चीजें पूछना थोड़ा सा कम चांस बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण को ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन करती है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस को यूज करके क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, यहाँ पे ये सब चीजें पूछ सकता है यूपीएससी। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग फर्स्ट किसान रेल ट्रेवल बिटवीन विच स्टेट्स। अभी रिसेंटली एक पहली किसान रेल जो थी उसे स्टार्ट किया गया था, उसने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट तक लेकर पूरी अपनी यात्रा को कंप्लीट किया है। इंडियन रेलवेज ने ये पहली किसान रेल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। सेंटर ने इसे पहले ही अनाउंस किया था बजट 2020-21 के अंदर कि इस तरीके का हम कुछ स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इसे अब देखने को भी मिल रहा है। तो आपको बताना है किस किस रीजन से इसे स्टार्ट किया गया है। क्या ये दिल्ली से कोलकाता भेजी गई है, पंजाब से चेन्नई, महाराष्ट्र से बिहार, हिमाचल से झारखंड। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे है सी, इसे देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है, भेजा गया दानापुर, बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट किसान रेल के बारे में मान लीजिए फार्मर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर भी, तो वहां पे आप फर्स्ट किसान रेल के बारे में भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो आंसर है उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज भी रेलवेज के भी इनिशिएटिव अगर पूछे जाते हैं तो वहां पर भी आप फर्स्ट किसान रेल के बारे में जिक्र जो है अपने मेन्स के आंसर में कर सकते हैं। सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये उसको ग्रीन झंडी जो है वो दी जा रही है फर्स्ट किसान रेल को। इसके अलावा बात करें तो जो ये देवलाई से दानापुर जो ट्रेन चलाई गई है, इसमें क्या होगा, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम करी जाएगी अबाउट 1000 पर टन। ठीक है, अगर हम रोडवेज की बात करें या दूसरे जो ट्रैवल के मीडियम होते हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे उसकी कंपैरिजन में जो कॉस्ट है वो 1000 पर टन जो है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, और पूरा जो ये सफ़र है ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंसाइनमेंट जो होंगे इसके अंदर 50 से 100 kg के रहेंगे, और यहाँ पे स्टॉपिंग स्टेशन जो बीच में आएंगे वहाँ से आप बुक कर सकते हैं इसको। फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इसके अंदर। लॉस, डैमेज ऑफ प्रोडक्ट अगर किसी भी तरीके से होता है तो उसके भी क्लेम और कॉम्पनसेशन के जो प्रोविजंस है वो इसके अंदर रखे गए हैं ताकि किसानों को नुकसान ना हो। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ट्राइफेड को लेके है। ट्राइफेड पे क्वेश्चन क्यों बना है, जो न्यूज़ थी उसको भी देखेंगे, बट पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्राइफेड। ट्राइफेड को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइफेड जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हो सकता है। इट मेनली अंडरटेक्स फंक्शन ऑफ MFP डेवलपमेंट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेवलपमेंट का जो काम है वो ये बेसिकली करता है, हो सकता है। इट हैज ऑर्गेनाइज द वनधन इंटर्नशिप प्रोग्राम, वनधन इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इसने ऑर्गेनाइज किया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव, ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और रिसेंटली इसने अपना 33rd फाउंडेशन डे जो है वो 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। वर्चुअल तौर पे इसे सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए न्यूज़ में था और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। हम पहले भी ट्राइबल को डिस्कस कर चुके हैं, तो यस ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेवलपमेंट होते हैं उसका काम इसके पास है। और रिसेंटली इसने वनधन इंटर्नशिप प्रोग्राम भी जो था उसे ऑर्गेनाइज किया था। तो ट्राइफेड के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंस के अंदर आप ट्राइफेड को मेंशन कर सकते हैं ताकि एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड किया जा सके और वहाँ पर मार्क्स जो है आपको ज़्यादा मिल सके। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद रिवीजन करेंगे एंड देन विनर ऑफ द डे को देखेंगे। आपको बताना है कि जो हमारे न्यू CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका नाम क्या है और वो किस कार्टर से आते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं, आप विद इन 2 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो RBI की, इसके बारे में देखा। तो वन टाइम विंडो जो है प्रोवाइड करी जा रही है कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को जिनको कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बैंक्स के NPAs भी जो है इसके थ्रू कम कर दिए जाएंगे, चेक हो जाएंगे, बेसिकली कर्टेल हो जाएंगे। लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये जो विंडो है, कुछ ही लोगों को प्रोवाइड करी गई है। ऐसे लोग जो कि 30 डेज तक डिफॉल्ट जिन्होंने किया है, मतलब मोर देन 30 डेज अगर डिफॉल्ट है, तो वहाँ पर ये जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड नहीं करी जा रही है।
देन इसके बाद हमने CAG के बारे में देखा था। CAG क्योंकि नए हमारे अपॉइंट करे गए हैं, जिनका नाम मैंने आपसे पूछा था, और कौन से कार्टर के ये भी पूछा था। CAG जो है रिकमेंडेशन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 जो है वो बात करता है इनके रिमूवल के बारे में और इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, और यहाँ पे जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स एंड 6 ईयर्स होता है, जस्ट लाइक UPSC चेयरमैन जो हमने आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो SAI है इसे कहा जाता है, दैट इज सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन भी इसे कहा जाता है। देन हमने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में देखा था। न्यू दिल्ली में 2 ऐसे केंद्र जो अभी इनॉग्रेट किए गए हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन में जो हमारी जर्नी रही है, जो हमारी सक्सेस रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, अवेयरनेस देंगे लोगों को। एक इंटरैक्टिव मोड रहेगा यहाँ पर ये सब चीज़ें करने का। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है। फिर रिसेंटली हमने ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया है 2 रीजन को कनेक्ट करने के लिए, तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया गया है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लगाया गया 2300 किलोमीटर की। 2018 में ही सोच लिया था, इसे फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया था कि ऐसा कुछ करेंगे हम, और अभी इसे जो है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें देखने को मिला है। इसके अंदर BSNL जो रहेगी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी, और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। साथ में ही जब एक बार पोर्ट ब्लेयर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो पोर्ट ब्लेयर के साथ बाकी कार निकोबार, कमोरता, हैवलॉक, ये सब जो रीजन है, जो आइलैंड्स हैं, उनको भी धीरे धीरे कनेक्ट किया जाएगा। देन हमने देखा स्वनिधि स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे आइडेंटिटी देने की बात करी जा रही है, आइडेंटिटी कार्ड देने की बात करी जा रही है, वेंडिंग के सर्टिफिकेट देने की बात करी जा रही है इस स्कीम के अंदर, ताकि लोन जो है PM स्वनिधि के अंदर लोन अप्लाई किए जा सके, लोन अवेल किए जा सके और उनको यूज़ किया जा सके। लॉन्च जिसे किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जून 1, 2020 को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा था UPSC को लेके था, 6 ईयर्स 65 ईयर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी रिसेंटली न्यू चेयरमैन यहाँ पे आए हैं, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। साथ में ही आर्टिकल 319 जो है बात करता है कि एक बार एक्सपायरेशन हो जाता है यहाँ पे चेयरमैन का तो इनएलिजिबल हो जाते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिस्टर PM जोशी जो हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा ये भी। देन मिस्टर KV कामत कमेटी के बारे में हमने देखा था, ये स्ट्रेस लोन को लेकर हमने अभी लेके आए हैं। देन हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में देखा था, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आते थे। इसमें इतनी कोई ज़्यादा यूनिकनेस नहीं थी, लेकिन C जो यहाँ पे हमारा आंसर था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये आपको पता होना चाहिए। देन फर्स्ट किसान रेल ट्रैवल जो करी है वो किस किस के बीच में करी है, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में, देवलाई से लेकर दानापुर तक 15 घंटे में जर्नी जो है कंप्लीट करी जाएगी। बजट 2020-21 में भी कहा गया था इसके बारे में, और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 1000 पर टन रिड्यूस कर दी जाएगी। साथ में डैमेजेस कुछ होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए क्लेम और कॉम्पनसेशन के जो प्रोविजंस हैं वो भी इसके अंदर में रखे गए हैं। देन फाइनली हमने ट्राइफेड के बारे में देखा था। 33rd फाउंडेशन डे जो था उन्होंने अभी रिसेंटली अपना सेलिब्रेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डेवलपमेंट इनका मेन कार्य होता है। देन ऑर्गेनाइज करती है वन धन इंटर्नशिप स्कीम जैसी चीज़ें भी। तो यहाँ पे हमारा जो रिविजन है वो भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो है अरुण MK। अरुण, आप हमें मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। हमारी मार्किंग स्कीम के बारे में आप जानते ही हैं, मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इवन तो आपने 0 पे स्कोर किए तो भी लिख दीजिएगा, बिकॉज ग्रेजुअली आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूव डेफिनेटली होने वाले हैं। अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर है, देन यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन। अगर आपके 5 या उससे कम मार्क्स हैं तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। रिविजन में एनीवेज नेक्स्ट डे मतलब आफ्टर 24 आवर्स इसे आप दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपका रिवीजन रहता है उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।